इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन तब कोर्स का नाम था AECC, अब है वो AEC है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर हम लोग इसी आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो हालांकि फर्स्ट ईयर में, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में EVS का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। सेकंड यूनिट जो है वो है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। थर्ड यूनिट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। एंड फोर्थ यूनिट जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का है या पर्यावरण प्रदूषण। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी 4 यूनिट से पूछा जाएगा। पहले के सिलेबस में जो AECC था तब 7 यूनिट थे, लेकिन अभी 7 यूनिट को नहीं पढ़ना है। बाकी के जो 3 यूनिट होंगे वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो अभी इन 4 यूनिट से क्वेश्चन आएगा और सिलेबस अपलोड किया हुआ है, 1 या 2 मिनट का वो भी वीडियो है, आप उसको देख लेना। उसमें ओवरऑल सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि इस 4 यूनिट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमने अभी 4 यूनिट देखा जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, तो जैसे इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडी, या सेकंड यूनिट है वो है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। थर्ड यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन, और जो फोर्थ यूनिट है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। तो इन चारों यूनिट से ही जो क्वेश्चन बनता है वही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन इसमें हैं, चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तब जब 7 यूनिट एक साथ पढ़ने थे एक ही सेमेस्टर में। लेकिन अभी क्या है कि आपको सिर्फ 4 यूनिट पढ़ना है और उसी 4 यूनिट के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिक तंत्र, लैंड डिग्रेडेशन ये नेचुरल रिसोर्स का क्वेश्चन है। प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर, एल्गल ब्लूम या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यूट्रोफिकेशन का पार्ट है। हर्बीवोर्स या शाकाहारी। उसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई दो के बीच में कोई अंतर आप बताइए, अंतर स्पष्ट करें। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू और थ्री। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। जैसे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये यूनिट 4 का पार्ट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर में क्या डिफरेंस है। उसी तरह से जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये भी क्वेश्चन पूछने का इनका जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे ऐसे पूछेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन आर वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द ह्यूमैनिटी टुडे, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो लैंड डिग्रेडेशन और उसके बाद जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है यानी डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो प्रोसेस कुछ भी हो, सॉइल इरोजन का हो या डिफोरेस्टेशन का पार्ट हो, आखिर इसके लिंक आपको आपस में जोड़ करके और इसका आंसर करना है। उसी तरह से यदि क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, और उसमें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं मैनेजमेंट पार्ट 1 में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 2 में। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है लैंडफिल के बारे में। हमने काफ़ी विस्तार से उसमें चर्चा किया है लैंडफिल के बारे में, और दिल्ली में कितने लैंडफिल है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था उसमें। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस डेंजर्स एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द लैंडफिल इन मेट्रोपॉलिटन एरिया लाइक दिल्ली। तो दिल्ली का एग्जाम्पल देकर के आपको बता देना है कि कितने लैंडफिल साइट हैं और क्या उसके साथ डेंजर या क्या क्या प्रॉब्लम है एसोसिएटेड, इसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऑल्सो राइट ए नोट ऑन द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड that need to be taken to reduce the burden of existing landfill। तो यही कह रहा है कि दिल्ली जैसे महानगर में लैंडफिल के साथ जुड़े विभिन्न खतरों और समस्याओं का वर्णन करें। साथ ही ठोस अपशिष्ट निपटान उपायों पर एक नोट भी लिखिए जो कि मौजूदा लैंडफिल पर बोझ को कम करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है। यदि बात करें यूनिट नेचुरल रिसोर्स में यानी यूनिट 3 में, तो वहां से क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया। डायरेक्ट क्वेश्चन के जगह पे इन्होंने क्या पूछा है कि द नेक्स्ट वर्ल्ड वार मे बी फाउट ओवर द वाटर, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब अगला विश्व युद्ध जल पर लड़ा जा सकता है, इसको उदाहरण के साथ इस कथन को सही ठहराइए।
तो इसमें आप देखोगे कि भाई जो वाटर रिसोर्स है उसके लिए या दो से अधिक कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट है, या इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपने पढ़ा भी ये चीज़ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है, या सिंधु नदी जल विवाद जो है वो है। तो इसी तरह से कोई एक एग्जाम्पल देकर के इस क्वेश्चन को का आंसर दिया जा सकता है। तो ये पार्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्स का है। उसी तरह से क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि हाउ कैन डिफोरेस्टेशन, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन ये डिफोरेस्टेशन का है, लेकिन साथ में आपसे ये भी पूछ रहा है कि यदि डिफोरेस्टेशन होता है तो यह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर कर रहा है, और खास करके भारत जैसे देश में पर्यावरण, जैव विविधता और जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव को भी आपको समझाना है उसे। तो इसका भी हम लोगों ने अभी जैसे देखा, इम्पैक्ट ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन ऑन ट्राइबल कम्युनिटी, या बायोडाइवर्सिटी, या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कहानी वही है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। वहां इम्पैक्ट ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये आर्थिक विकास आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो डैम कंस्ट्रक्शन इज आल्सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें हमें वाटर चाहिए, हमें वाटर स्पोर्ट्स चाहिए। तो इस ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट होगा, या तो डैम कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग एक्टिविटी हो, या फ्लाईओवर का बनना हो, या कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह के एक्टिविटी के थ्रू जो जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, चाहे एयरपोर्ट बनना हो, तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट पर, या डाइवर्सिटी, या फिर जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर क्या इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, यही एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसी तरह से देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ ना पूछ करके आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आर द टू मेजर सोर्स ऑफ रिवर वाटर पोल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन रिवर वाटर पोल्यूशन का भी है, वाटर पोल्यूशन का भी है, और साथ में ये पूछ रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का भी, यानी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, और साथ में अनट्रीटेड सीवेज का भी। तो किसी भी दो केस स्टडी से इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपने जैसे गंगा एक्शन प्लान भी देखा, या यमुना एक्शन प्लान की भी बात हम लोगों ने किया है, तो उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, या गवर्नमेंट ने क्या ऐसा अपना प्लान किया है जिससे कि इन इन रिवर, ये जो रिवर हैं वो हाईली पोल्यूटेड रिवर हैं, उसको कैसे वो क्लीन कर सके। तो नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो उपाय है उसका संक्षेप में वर्णन करना है। तो इसमें आप गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान के बारे में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से देखो कि ये क्वेश्चन ये भी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे पूछ रहा है कि फूड वेव बताएं वहां पर आप अपने समझ से। जैसे कह रहा है कि एक गांव में गेहूं का खेत है जो जंगल से घिरा हुआ है, पारितंत्र के प्रकारों के बारे में अपनी समझ के आधार पर इन परितंत्रों की तुलनात्मक विवरण दें और उसके संभावित खाद्य जाल को चित्रित करें। मतलब आपको ये बता रहा है कि जो भी वीट फील्ड है वहां पर किस तरह का फूड चेन बन सकता है, और या क्या फूड वेव हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके आपसे क्वेश्चन वही पूछेगा, लेकिन आपको ये वो चेक करना चाहता है कि आप समझते हो कि नहीं, क्वेश्चन प्रॉपर वे में समझते हो कि नहीं, क्वेश्चन उसको कैसे आंसर करोगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इकोसिस्टम से। साथ ही यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 1970 लार्ज स्केल ट्री फेलिंग फॉर टिम्बर इन हिमालयन रीजन, मतलब 1970 के दशक में हिमालय क्षेत्र में लकड़ी के लिए बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई ने स्थानीय महिलाओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया। इस बात से तो साफ है कि 1970 के आसपास में कोई मूवमेंट हुआ था, वो था चिपको। तो ये डायरेक्ट चिपको का क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1970 के आसपास में कोई ऐसा मूवमेंट बताइए, कोई ऐसा आंदोलन बताइए जिसमें महिलाओं ने और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया कि भाई वनों को कटने ना दिया जाए। तो इसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा करना है। यही कह रहा है कि इस तरह के पर्यावरण आंदोलन के बाद वनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय कानून में लाए गए प्रमुख परिवर्तन पर चर्चा करें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हालांकि आपके लिए भारतीय कानून का क्वेश्चन अभी नहीं आया है, ये सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप एनवायरमेंटल लॉ में, लेकिन यहाँ पर इस पार्ट को ये छोड़ देगा। लेकिन इतना यदि रहा तो इसमें आपने चिपको मूवमेंट के बारे में लिख देना है, बिश्नोई मूवमेंट लिख, लेकिन ये 1970 की बात कर रहे हैं तो इसमें चिपको मूवमेंट के बारे में लिख सकते हो।
थर्ड वाले पार्ट में आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने एक इकोलॉजिकल पिरामिड बना दिया है और T1 T2 T3 और T4 लिख दिया है। तो T1 इज योर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड T4 इज योर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से दिखाया कि भाई ये किस तरह का है पिरामिड, ये नंबर है या क्या है, तो इसमें कोई अपराइट होगा, कोई इन्वर्टेड होगा। तो इस क्वेश्चन को यदि ध्यान पूर्वक विश्लेषण करें आप, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से दिया जा सकता है और ये तुम्हारे इकोसिस्टम यूनिट 2 का पार्ट है ये क्वेश्चन। उसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, या डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये जो है वो यूनिट 4 का पार्ट है। कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स इंस्टॉल्ड इन द मोस्ट एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन लाइक रेड, ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन। तो उस जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट वाला जो वीडियो है मेरा, उसमें इसमें मैंने डिस्कस किया है कि भाई चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो या वो सॉलिड वेस्ट को या जो वेट वो वेस्ट है, तो उसको किस तरह से डिस्पोज करेंगे आप, किस तरह का उसके लिए गार्बेज बिन या डस्टबिन यूज करेंगे, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का या रेड कलर का। तो इसके बारे में वो तभी क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा जब इसको इस पार्ट में आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ा हो। साथ में ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि आपके शहर में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बट ये पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह के जो है वो गार्बेज बिन या डस्टबिन यूज करते हैं वो क्या है। साथ में आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपके शहर में किस तरह का जो कचरा है वो जनरेट हो रहा है, उसके प्रबंधन का क्या क्या तरीका होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन वो है, वो तुम्हारा यूनिट 4 का ये क्वेश्चन है। यदि हम फिर देखें तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किन्हीं दो के बीच में या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे सोलर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, तो ये यूनिट 3 का पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज का। दोनों ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। उसी तरह से इकोसिस्टम का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में डिफरेंस, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी वन पारिस्थितिक तंत्र और जल पारिस्थितिक तंत्र के बीच में अंतर। साथ में ये क्वेश्चन यदि देखो तो एक एनवायरमेंटल मूवमेंट जो कि बहुत पहले हुआ था, वो है विश्नोई ऑफ राजस्थान, विश्नोई मूवमेंट जिसको कहते हैं, इसको भी डिफाइन करने को आपसे पूछ सकता है या शॉर्ट नोट्स इस पे लिखने को पूछ सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछ सकता है, यह जो है वो तुम्हारे नेचुरल रिसोर्स का पार्ट हो गया। यदि यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम से। व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिक तंत्र क्या है और इसका संरचना का वर्णन करिए। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि यूनिट 3 का पार्ट है। तो इसमें चाहे आप किसी का भी एग्जांपल देकर के स्टेटमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं, या तो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी, तो इस तरह से, या न्यूक्लियर एनर्जी, इनके बारे में लिख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी है डायरेक्ट इकोसिस्टम से, और ये पूछ रहा है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है और उसको कुछ सुटेबल एग्जाम्पल से बताएं। यहाँ पर ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द 3R प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित या अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 3R के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करें, जिसका कि ऑलरेडी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। तो बस यही क्वेश्चन है और इस तरह के पैटर्न्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्पल में जनरली। साथ ही इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक गैर लाभकारी संगठन का हिस्सा हैं जो पानी के संरक्षण के लिए काम करता है, तो कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए आप ग्रामीण लोगों को कौन सा उपाय सुझाएंगे। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जल दक्षता बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय सुझाएं। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि आप कोई इको क्लब के मेंबर हैं और उसके सक्रिय सदस्य हैं, किसी भी पर्यावरणीय समस्या पर विचार कीजिए जो कॉलेज के नज़दीक स्थित आपकी कॉलोनी के निवासियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। चर्चा करें कि आपके कॉलेज का इको क्लब निवासियों के बीच विशेष पर्यावरणीय समस्या के बारे में कैसे जागरूकता बढ़ा सकता है और इससे निपटने में उनकी मदद कर सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ना पूछ करके आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हैं, तो इसको चाहे आप वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं,
तो यही अभी तक का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का यही है। और चूंकि फर्स्ट टाइम एईसी का एग्जाम हो रहा है और वो भी 4 यूनिट का, तो इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, बट जो भी है इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।